पिछले वीडियो में हमने वोल्टेज कैलकुलेट करना सीख लिया था। अब गॉस लॉ के हम अंतिम पड़ाव में हैं, जहां पर अब हमें पढ़ना है अर्थिंग के बारे में, उसके बाद वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जब यह तीनों पॉइंट हम पढ़ लेंगे तो हमारा गॉस लॉ कंप्लीटली फिनिश हो चुका रहेगा। तब हमारा क्या होगा, टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो गॉस लॉ में पूछे जा सकते हैं वो किया जाएगा। तो चलिए हम एक छोटी सी हेडिंग डालते हैं अर्थिंग, और अर्थिंग के बारे में जानते हैं। अर्थिंग का नाम आपने सुना भी होगा, बहुत लोग अर्थिंग करना जानते भी होंगे। बस इसकी छोटी सी रिजल्ट जाननी है, क्योंकि जो गॉस लॉ में प्रॉब्लम आते हैं वहां पर आपको अर्थिंग का यूज है। बस अर्थिंग के बारे में जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारी पॉइंट हम जान लेंगे। चलिए सबसे पहले लिखा जाए, हेडिंग डालिए अर्थिंग। अब अर्थिंग कहते हैं किसको, तो देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट हम समझेंगे कि अर्थिंग क्या होता है कि व्हेन अ मेटालिक प्लेट और मेटल इज कनेक्टेड टू द अर्थ, यानी कि किसी भी चालक प्लेट को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तब उसे हम ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं। अब अर्थिंग करने से क्या क्या होता है उसका रिजल्ट हम देखेंगे। तो उन अर्थिंग करने से हमको क्या मिलेगा, या किसी भी चालक को, किसी भी कंडक्टर को जब अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो उसका क्या चेंज होने वाला है यह जानेंगे। चलिए अर्थिंग में हम सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, व्हेन अ conductor is connected to the earth is called earthing और grounding। मतलब जब किसी चालक को अर्थिंग कहा जाता है। यानी कि किसी भी, जैसे मेरे पास यह एक मेटालिक प्लेट है तो इसको हम क्या कर देते हैं, अर्थ के अंदर बरीड कर देते हैं, मतलब उसके अंदर डाल देते हैं और वहां से एक वायर लेकर के कनेक्ट कर देंगे। तो यह मेटल क्या हो गई, अर्थ के कनेक्शन में आ गई, अर्थ के साथ कांटेक्ट में आ गई। जब अर्थ के साथ कोई भी मेटल कनेक्ट हो जाती है तब उसे कहा जाता है कि दैट इज अर्थिंग। अब अर्थिंग करने से उस मेटल पे क्या क्या इफेक्ट होने वाले यह हम देखने वाले हैं। ये होगी फर्स्ट पॉइंट। उसी तरह से हम सेकेंड पॉइंट लिखेंगे। देखिए अर्थिंग को डिनोट कैसे करते हैं, तो कहीं पे भी अर्थिंग को डिनोट किया जाता है, कहीं पे भी इस तरह से हो और इस तरह से। ये जो डिनोशन है इस तरह से हम अर्थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अर्थिंग कहीं पे इस तरह से कनेक्शन है, इसका मतलब अर्थिंग किया हुआ है। थर्ड पॉइंट क्या जानेंगे अर्थिंग के बारे में, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अर्थ जो है, अर्थ हमारी पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है और उसका वोल्टेज हमको विभव उसका मान के चला जाता है शून्य, और उसका विभव नहीं, उसका वोल्टेज हमको शून्य मान के चलना है। जीरो मान के चलना है। और क्या ध्यान देना है, देखिए अर्थ पर जो चार्ज होती है वो होती है 1 नैनो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, यानी कि प्रत्येक मीटर पर 1 मीटर स्क्वायर में चार्ज कितना होती है अर्थ पर, 1 नैनो कूलम्ब। 1 नैनो कूलम्ब चार्ज है 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया पर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल लोगे तो वहां पर 1 नैनो कूलम्ब चार्ज होती है। उसके बाद क्या जानना है, फोर्थ पॉइंट, अर्थ इज ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब हमारी जो पृथ्वी है उसको माना जाता है कि निगेटिवली चार्ज है और वह समतुल्य क्षेत्र है। मतलब कह सकते हैं कि जैसे आपको अगर समझने के लिए मानते हैं कि यह मेरी पृथ्वी है, तो आप या तो मेटल यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं रखोगे, सभी का वोल्टेज यदि V है तो सबका वोल्टेज V होगा। या सिंपली आपको पता भी होगा कि
जब किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो उसका वोल्टेज 0 हो जाता है। ओके क्या? तो इसका ही वोल्टेज सबका वोल्टेज एक समान होता है, इसीलिए बोला जाता है कि अर्थ एक समविभव क्षेत्र है, मतलब जिसके प्रत्येक बिंदु पे वोल्टेज सेम है। वोल्टेज कितना है? भेद। इसीलिए लिखा गया कि अर्थ कैसा चार्ज है? निगेटिवली चार्ज है, और वह इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब समतुल्य सतह है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अर्थ पर आवेश ऋणात्मक होता है तथा वह एक समतुल्य क्षेत्र है जिसके प्रत्येक बिंदु का वोल्टेज आपस में एक समान है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास अर्थिंग के बारे में? देखिए अर्थिंग के बारे में फोर्थ पॉइंट क्या है कि जब किसी भी चालक को when a conductor is connected to the earth, जब किसी भी चालक को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो उसका विभव शून्य हो जाता है। मतलब when a conductor is connected to the earth then the voltage of that conductor will be 0। जैसे यहां पे देखिए, यह मानते हैं कि एक प्लेट है। अब अगर इस प्लेट का वोल्टेज पहले भी था, जैसे ही इसको कनेक्ट कर देते हैं, जैसे यहां पे एक स्विच लगा देते हैं, ओके, अब मानते हैं कि यदि इसका वोल्टेज भी है तो फर्स्ट केस लिखेंगे 1 में इफ स्विच ऑफ है, तो स्विच ऑफ है तो प्लेट का जो वोल्टेज है यानी विभव कितना है भी। सेकेंड इफ स्विच इज ऑन, मतलब यह स्विच ऑन है, कनेक्टेड है, तो प्लेट का वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, यानी कि अर्थिंग में इतनी छोटी छोटी पॉइंट जाननी है कि जब किसी भी कंडक्टर को, बस ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब किसी भी कंडक्टर को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो उस कंडक्टर का वोल्टेज 0 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिएगा, आईएससी के ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर हम अर्थिंग जो बता रहे हैं आपको बस न्यूमेरिकली अप्रोच के सारे बता रहे हैं कि क्या क्या रिजल्ट है। इलेक्ट्रोस्टेट में जब अर्थिंग बताई जाएगी तो अर्थिंग को हम डिटेल रूप से पढ़ेंगे कि अर्थिंग कैसे होता है, अर्थिंग करने से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या मतलब उसका क्या रूल है, क्या रेगुलेशन, वो सारी चीज जानेंगे। कौन सा वायर होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ेंगे। ओके, और क्लासेस में भी इलेक्ट्रोस्टेट आपकी फिनिश, मतलब इलेक्ट्रोस्टेट का 60 to 70% हो चुका था, और इंग्लिश वाले बैचेस में भी, हिंदी वाले बैचेस में भी। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, बस अर्थिंग हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड टच ले रहे हैं कि हमको जब गॉस लॉ में क्वेश्चन आएंगे तो क्या क्या यूज होगी। एक और पॉइंट लिख लेते हैं अर्थिंग का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे ना आपकी वर्किंग कंडीशन में अगर आप एसी हो, आयरन हो, या कोई भी अप्लायंस हो, हीटर हो, एनीथिंग, मतलब का वर्किंग कंडीशन का मतलब समझ रहे हो। जैसे आप आयरन घर में करते हो, या टीवी चलाते हो, एसी चलाते हो, गीजर चलाते हो, एनीथिंग, कोई भी अप्लायंस आप ऑन करते हो तो वर्किंग कंडीशन में आप क्या देखोगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, ओके, तो ये आपकी मानते हैं आयरन है, और वर्किंग कंडीशन में जब यह काम करती रहती है, मतलब जब हम आयरन कर रहे होते हैं तो एक पे प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, मतलब यह अर्थ से कनेक्टेड होती है। एक अर्थिंग वाला वायर होता है, एक प्लस वायर होता है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपको पता है, अभी आपने पढ़ा है कि जब किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो उसका वोल्टेज 0 हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ध्यान रखना है कि जब हम एसी चल रही होती है, एसी ऑन होती है, कोई भी एप्लायंस, फैन या कर सकते हो आयरन, हीटर, एनीथिंग, जब वर्किंग कंडीशन मतलब वर्क कर रही होती है तो उस कंडीशन में एक पे प्लस चार्ज है और दूसरा माइनस चार्ज, मतलब अर्थ से कनेक्टेड है। तो वर्किंग कंडीशन में कोई भी एप्लायंस, कोई भी
डिवाइस है उसका वोल्टेज जीरो लेकर के चला जाता है। जैसे आयरन का एग्जांपल एसी भी ले सकते हो, फ्रिज ले सकते हो, हीटर, एनीथिंग। क्योंकि उस कंडीशन में एक पे प्लस चार्ज और दूसरा अर्थ से कनेक्टेड है, तो वर्किंग कंडीशन में वोल्टेज जीरो होता है। वर्किंग कंडीशन नहीं है तो वोल्टेज जीरो हो भी सकता है, नहीं भी सकता, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। बट इट दैट श्योर कि यदि अर्थिंग को हम जैसे अर्थिंग कर सकते हैं, वर्किंग कंडीशन है तो अर्थिंग से कनेक्टेड है, तो अर्थिंग से कनेक्टेड है तो उसका वोल्टेज मस्ट बी जीरो होगी। ओके, वर्किंग कंडीशन में किसी भी डिवाइस की वोल्टेज जीरो होती है कब? जब वर्किंग कंडीशन है। तो ये रखा आपका नेक्स्ट पॉइंट। एक पॉइंट और देख लेते हैं कि अर्थिंग में क्या क्या हमने जाना कि अर्थिंग करने से क्या होता है। अर्थिंग करने से जो भी मेटालिक प्लेट है, जो भी सरफेस को अर्थ से कनेक्ट करते हैं, उसका वोल्टेज जीरो हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट। और वर्किंग कंडीशन में जो भी डिवाइस है, देखो क्या होता है कंफ्यूजन में क्या लोग ध्यान देने लगते हैं कि जैसे आप आयरन ऑन कर किए हो तो सबको समझ आता है कि आप तो वोल्टेज का ड्रॉप है यानी वोल्टेज है। नहीं, वर्किंग कंडीशन में वोल्टेज जो भी डिवाइस है उसका शून्य, उसका जीरो होता है। इसी कारण आप देखते हो कि वर्किंग कंडीशन में जो भी मेटालिक प्लेट है ना, मेटालिक प्लेट, तो मेटल वाली प्लेट को आप कहीं पे टच करते हो तो करंट हीटेड होती है बट करंट आपको नहीं। क्यों? क्योंकि उसका वोल्टेज जीरो है, वोल्टेज का डिफरेंस है नहीं। जब वोल्टेज का डिफरेंस नहीं है तो आपको झटका या कह सकते हो करंट नहीं लगेगी। तो ध्यान रखना है कि कोई भी डिवाइस है जो वर्क कर रही है तो उस कंडीशन में उसका वोल्टेज जीरो होता है। अगला पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम न्यूमेरिकल के सहारे आपको समझा भी देंगे। यदि किसी सरफेस को अर्थिंग करेंगे तो उसका विभव मतलब वोल्टेज, मतलब कहना यह है कि वन अ सरफेस इज अर्थेड, मतलब अर्थिंग कर देते हैं तो उसका विभव शून्य होगा, परंतु उस पे जो चार्ज है, मतलब उस पे जो चार्ज है वो जीरो हो भी सकती है और जीरो नहीं भी हो सकती। एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बहुत लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है कि ये मान लेते हैं कि ये स्फीयर है और इसको जब हम अर्थिंग कर देंगे तो बहुत लोगों के दिमाग में यह मिसकंसेप्शन हो जाता है कि वो तो पता चल जाता है सबको कि अर्थिंग करने से इसका वोल्टेज तो जीरो हो जाएगा, बट इस पे चार्ज जीरो होगा कि नहीं यह कंडीशन पे डिपेंड करती है कि बगल अगल में चार्ज है कि नहीं। इसके सराउंडिंग में चार्ज है तो सराउंडिंग में चार्ज है तो उसके कारण इस पे वोल्टेज हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, चार्ज डेवलप हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यह ध्यान देना है कि यदि कोई भी कंडक्टर को अर्थिंग कर देते हैं तो उसका वोल्टेज अवश्य जीरो होगा, चार्ज जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये आपको हम करके दिखाएंगे, घबराना नहीं कि बस हम रटना नहीं, हमको समझना भी है कि भाई ठीक है वोल्टेज तो जीरो होगी, चार्ज जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आपके यहाँ पे मतलब हम लगता है करीब करीब 5 या 6 न्यूमेरिकल करा देंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ऐसा सही है कि अर्थिंग करने से वोल्टेज अवश्य जीरो होती है, चार्ज जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हाँ, एक रिजल्ट और ध्यान रखिएगा कि इफ सिंगल कंडक्टर हो, मतलब एक ही चालक है, सिंगल कंडक्टर है, उस केस में वोल्टेज भी जीरो होगा और चार्ज भी जीरो होगा। एक चार्ज, जैसे यहाँ पे देखिए एक ही कंडक्टर है, एक ही चालक है, तो इसका वोल्टेज भी जीरो होगा और चार्ज भी जीरो होगा। परंतु इफ मोर देन वन सरफेस है और उस पर चार्ज है और उसमें से किसी एक को हम कनेक्ट कर देते हैं, जैसे इस तरह से, इस पे भी चार्ज है, मानते हैं Q1, इस पे Q2, और इसको हम अर्थिंग कर देते हैं। ओके, क्या तो अर्थिंग कर देते हैं तो देखिए वन को कनेक्ट किए हैं तो वोल्टेज ऑफ वन तो अवश्य जीरो होगा, बट चार्ज ऑफ वन जीरो हो भी सकता है और चार्ज ऑफ वन जीरो नहीं भी हो सकता है। यह कंडीशन पे डिपेंड करेगी। आपने यह पॉइंट समझ लिया है, और एक सेकेंड हम नीचे देख लेते हैं आपको दिख रही है कि नहीं। ओके, दिख रही है, थोड़ा सा पॉइंट कट हो रहा है, बट आप समझ चुके हो कि अगर एक चालक है तो उसका वोल्टेज भी जीरो होगा और चार्ज भी जीरो होगा। बट यदि डबल चालक है या कह सकते हैं एक से अधिक सेल है, 2 सेल 3 सेल है, तो हो सकता है चार्ज जीरो हो भी नहीं, बट जो जिससे कनेक्ट है उसका वोल्टेज तो अवश्य ही जीरो होगी।
अर्थिंग की जो छोटी पॉइंट थी जो हमको गॉस लॉ में न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगी, वो सारी पॉइंट हमने देख ली है। अब हमको सीखना है वोल्टेज का कैलकुलेशन, कि वोल्टेज का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। चलिए, अब हमको एक छोटी सी हेडिंग हमने देख ली अर्थिंग, अब हम देखेंगे वोल्टेज कैलकुलेशन। छोटी छोटी पॉइंट्स हम इसलिए सेपरेट करके आपको बता देते हैं ताकि जब भी न्यूमेरिकल बनाओगे, अगर यह पॉइंट आपको समझ आ चुकी है, ध्यान है, तो न्यूमेरिकल करनी बहुत आसानी हो जाएगी। अब चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा पहले रिजल्ट आपको रिमेम्बर करा देते हैं, तब हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। क्या क्या था, देखिए यह आपका स्फीयर है ना, गोला। तो यह है रेडियस आर की, और एक बार पॉइंट पी यहाँ है, एक बार पॉइंट पी यहाँ है। तो आपको याद है कि यहाँ का वोल्टेज कितना होता था, के क्यू बाई स्मॉल आर। यहाँ का वोल्टेज कितना होता था, के क्यू बाई कैपिटल आर। और यही पॉइंट एक बार सरफेस पे ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वोल्टेज आपको पता था, के क्यू बाई कैपिटल आर। ओके, तो ध्यान देना है कि यदि हमारी पॉइंट सतह के अंदर है तो उसका वोल्टेज सरफेस के वोल्टेज के बराबर है, सतह के बाहर है तो उसका वोल्टेज उसका चार्ज जो सतह पे चार्ज है वो और उस दूरी के बराबर होगी, मतलब उस दूरी से डिवाइड कर देंगे। ये तीनों रिजल्ट हम ध्यान रखेंगे, तब हमको वोल्टेज निकालने वाली जो भी प्रॉब्लम है वो समझ आ जाएगी। बस आपको ईमानदारी से कुछ प्रॉब्लम बताया जा रहा है, उसको टैकल करने का अप्रोच बताया जाएगा, उसको अच्छे से समझना है। तब आपको इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आएगी तो आपको आसानी से वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन करने चला जाएगा। चलिए, अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से न्यूमेरिकल लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल 1, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। एक हॉलो सेल है, ओके, हॉलो सेल है। एक रिजल्ट और बता देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आफ्टर डेट हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। एक रिजल्ट है कुछ इस तरह की, देखिए यह है थीन सेल, हिंदी में बोलते हैं गोलीय बल है। अब देखो थीन सेल है तो आपको देखो यह इसकी मटेरियल है, मतलब कह सकते हैं इसमें पदार्थ है, और हॉलो है मतलब खोखला है, तो बीच में मटेरियल नहीं है। जब बीच में मटेरियल नहीं है तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो जब इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। कैसे, हमें गॉसियन सरफेस लेंगे, और गॉसियन सरफेस में हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds बराबर q इनसाइड बाई एप्सिलॉन। और आपको पता है कि किसी भी चालक के अंदर या किसी भी खोखले गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होता है, तो यह जीरो जीरो गुने समथिंग तो जीरो, तो q इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो q इनसाइड का वैल्यू कितना आ गया, जीरो। तो क्या हमको पता चलता है कि इसके अंदर पे चार्ज नहीं है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, सही है। अच्छा, अब यह देखो मटेरियल वाला पार्ट, यह जो मटेरियल वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में भी हमको पता है कि किसी भी चालक के अंदर स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, मतलब स्थिर वैद्युत की अवस्था, स्थिर वैद्युत की अवस्था में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो इस केस में अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमने क्या देखा, यदि किसी भी खोखले गोले में अंदर में चार्ज जीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, बट मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, चार्ज जीरो होता ही है। क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज प्लेस नहीं हो सकती, जैसे ही चार्ज देंगे तो वह बाहर वाली सतह पर चली जाएगी, यानी बाहर के सरफेस पे चली जाएगी। अच्छा, अब मान लेते हैं कि कभी ऐसा कंडीशन भी आ जाएगा, आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि यदि किसी खोखले गोले में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इस मटेरियल में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब एक ऐसा कर लेते हैं, यह मटेरियल है। अब देखिए कभी कभी क्या केस बन जाती है कि इसके सेंटर पे क्वेश्चन में यहाँ पे चार्ज दे देगा। अब जैसे ही चार्ज देता है तो बच्चे से पूछा जाता है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इस खोखले भाग में कितनी होगी, तो उसको दिमाग ये सोचने लगता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बट गलत। क्यों,
क्योंकि कंडक्टर के अंदर मटेरियल में जीरो होता है, यहाँ तो मटेरियल है ही नहीं, यहाँ चार्ज है। जैसे ही आप गॉस लॉ लगाओगे तो देखिए गॉस लॉ लगाओगे तो Q तो है, तो Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इस केस में ध्यान रखना है कि जब किसी भी खोखले गोले के अंदर में, खोखले भाग में चार्ज रखेंगे तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओके क्या, और मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। मतलब किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ओके, अंदर में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और मटेरियल में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो ये दोनों रिजल्ट ध्यान रखना है कि किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो मटेरियल में यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर चार्ज नहीं है तो नहीं होगा, चार्ज दिया गया तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओके। यानी यहाँ अंदर में होगा, पुनः मटेरियल में जीरो, फिर बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग दो प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहे हैं और वहां पर आपको यह समझ आ जाएगा कि यदि हमारे पास दो स्फीयर हो, खोखला गोला हो, या कह सकते हैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं गोलीय वलय। यानी कि देखो, एक का रेडियस है R1, दूसरे का रेडियस है R2। अब आपसे यह पूछा जाएगा कि 1 का वोल्टेज बताइए, फिर पूछा जाएगा, मतलब यह सतह है, सतह 1 का वोल्टेज, फिर आपसे पूछा जाएगा सतह 2 का वोल्टेज। उसी तरह से यहाँ भी देख सकते हो, इस बार हमने 3 स्फीयर लिया है, एक रेडियस R1, एक रेडियस R2, एक रेडियस R3, ठीक है। और यह खोखला गोला है, और ये मतलब कह सकते हो कि गोलीय वलय है, हिंदी में बोलते हैं, और इसको बोलते हैं थीन सेल। तो क्या देखा जाता है कि रेडियस R1 है, पुनः रेडियस R2 है, पुनः रेडियस R3 है, और जिसपे चार्ज दिए हुए Q1, 2Q1, 4Q1, ओके। अब आपको क्या करना है कि बारी बारी से एक बार सतह 1 का वोल्टेज निकालना है, पुनः सतह 2 का वोल्टेज निकालना है, पुनः सतह 3 का वोल्टेज निकालना है। तो सबसे पहले हम इस छोटे वाले क्वेश्चन को करेंगे, पुनः वो बड़े वाले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाने चाहिए। जब भी आ जाए कि एक थीन सेल दिया हो, गोलीय वलय दिया हो, जिसमें अंदर वाले पे Q1, दूसरे पे Q2 या कुछ भी चार्ज हो, रेडियस अलग अलग है, तो वोल्टेज कैसे निकालते हैं। तो देखिए, यदि आप 1 का वोल्टेज निकालते हो तो देखिए 1 का वोल्टेज मतलब सतह 1, यह सतह बताएगी, तो सतह 1 का वोल्टेज चार्ज 1 के कारण। उसी तरह से सतह 2 का वोल्टेज, सॉरी अभी सतह 1 ही निकाल रहे हैं, तो सतह 1 का वोल्टेज 1 के कारण, सतह 1 का वोल्टेज 2 चार्ज 2 के कारण। तो इसको ऐसे लिखेंगे, वोल्टेज ऑफ 1 ड्यू टू शॉर्ट सर्किट 1, वोल्टेज ऑफ 1 ड्यू टू 2, यानी 1 का वोल्टेज निकालना है 1 के कारण, क्योंकि 1 पे भी चार्ज है, 1 ही का वोल्टेज निकालना है 2 के कारण। अब यहाँ पे आपको बारी बारी से यह ध्यान देना होता है कि यह जिस सतह का हम निकाल रहे हैं वह सतह है कहाँ, किसी के अंदर है, किसी के बाहर है। तो देखिए हम क्या देखेंगे, 1 का निकाल रहे हैं तो चार्ज 1, या सिंपल आसान बनाने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वोल्टेज ऑफ 1 ड्यू टू चार्ज Q1, वोल्टेज ऑफ 2 ड्यू टू चार्ज Q2, ओके। तो 1 का वोल्टेज, तो देखिए तो सतह यहाँ है और चार्ज यहाँ है, तो क्या हम सरफेस पे हैं, और सरफेस पे हमको वोल्टेज का फॉर्मूला पता होता है K Q1 डिस्टेंस है, रेडियस। तो रेडियस कितना है R1, यहाँ पे आएंगे प्लस साइन। अब 1 ही का वोल्टेज चाहिए, बट चार्ज कहाँ है, बाहर वाले स्फीयर पर। तो बाहर वाले स्फीयर पे है, तो बाहर वाले स्फीयर पे देखिए चार्ज है यहाँ, वोल्टेज निकालना है यहाँ। तो आपको पता है कि किसी भी गोले के अंदर में वोल्टेज सतह के वोल्टेज के बराबर होती है। तो ये जो सतह है, इस सतह के कारण यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, तो चूंकि यह छोटा वाला सतह इस बड़े वाले सतह के अंदर है, और अंदर में जो भी वोल्टेज होता है वह सतह के वोल्टेज के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं KQ2 बाई डिस्टेंस कितना लेंगे R2, ओके। तो हमको 1 का वोल्टेज मालूम हो चुका है। अब यदि हमको कोई बोलेगा कि 2 का बताइए, तो 2 का वोल्टेज, तो लिखेंगे 2 का वोल्टेज कौन से चार्ज 1 के कारण, प्लस 2 का वोल्टेज किसके कारण 2 के कारण। अब यहाँ पे आइए, अब इस बार हम 2 का वोल्टेज बता रहे हैं, चार्ज है अंदर, देख रहे हो अंदर में चार्ज है, तो बाहर वाला स्फीयर तो बाहर है, मतलब दूर है, तो इस वाले स्फीयर पे चार्ज है और पॉइंट है मेरा बाहर। तो आपको बताया कि किसी भी स्फीयर के कारण बाहर वाले पॉइंट पे फॉर्मूला होता है K Q बाई स्मॉल r होता था। r कहां से लेते थे, केंद्र से उस सतह या उस पॉइंट का दूरी, तो कितना दूरी है R2, तो r न लिख करके क्या लिखेंगे R2। यहाँ पे चलिए 2 का वोल्टेज चार्ज 2 के कारण, तो 2 यहाँ है सतह,
चार्ज भी उसी सतह पर, तो सतह पर वोल्टेज का फॉर्मूला कितना होता है, के क्यू बाई आर, और आर कितना होगा, R2। यानी कि देखो जरा इन दोनों पॉइंट से हमको क्या पता लगता है, देखो इस तरह के क्वेश्चन को निकालने का थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखिए। वन पहले सतह का निकाल रहे हैं तो पहले सतह पर चार्ज देखेंगे, उसके कारण निकालेंगे, पुनः देखेंगे कि वह जो पहला सतह है क्या किसी के अंदर है या किसी के बाहर है, तो बाहर होगा तो अंदर वाले के कारण फॉर्मूला लगाएंगे, अगर अंदर होगा तो उस अंदर वाले के कारण फॉर्मूला निकालेंगे। और आपको पता है कि अंदर में जो वोल्टेज होती है वह बाहर वाली सतह के बराबर होती है, और बाहर में जो वोल्टेज होती है वह के क्यू बाई स्मॉल आर, मतलब आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी पिछले वाले कॉन्सेप्ट का रिवीजन है, हमको ये ध्यान रखना है कि सतह है कहां, अंदर है कि बाहर। अगर बाहर है तो के क्यू बाई स्मॉल आर, आर दूरी लेंगे, अगर अंदर है तो के क्यू बाई कैपिटल आर, जिसके अंदर है उसका रेडियस लेते हैं। अच्छा, अब इन दोनों रिजल्ट से हमको क्या देखने को मिल रहा है, आपसे कभी कोई पूछ देगा कि बताइए 1 का वोल्टेज ज्यादा है कि 2 का वोल्टेज ज्यादा है, दोनों को जरा से देखिए। 1 के वोल्टेज में क्या के क्यू बाई R1 है, के क्यू बाई R2 है। 2 सेकंड के वोल्टेज में देखिए, यहां भी के क्यू बाई R2, यहां भी के क्यू बाई R2, तो यह दोनों तो कॉमन है, ये दोनों इसमें कॉमन है। अब हमको दोनों में अंतर देखना है, तो देखिए यहां भी के क्यू1, यहां भी के क्यू1। अब रह गया डिनोमिनेटर मतलब हर, हर देखिए यह R1 है तो R1 छोटी है, R2 बड़ी है, अगर R1 छोटी है तो छोटी संख्या से डिवाइड कर दोगे तो यह ज्यादा होगा वोल्टेज और यह वोल्टेज कम होगा। यानी हमको यह पता लगता है कि V1 का वोल्टेज ज्यादा है V2 से। ओके, यानी इस सतह का वोल्टेज ज्यादा होगा और इस सतह का वोल्टेज कम होगा। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं, कभी कभी आपको दे देगा कि इसके बीच में प्लस चार्ज हम प्लेस करते हैं, तो बताइए वो किधर से किधर जाएगी, तो आपको पता है कि इधर का वोल्टेज ज्यादा है और इसका वोल्टेज ज्यादा है, इसका वोल्टेज कम है। पॉजिटिव चार्ज होती है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ मूव करती है, तो यह किधर गति करना शुरू करेगी, इस दिशा में। ओके, अगर यही निगेटिव चार्ज रखते हैं तो निगेटिव चार्ज होता है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज, तो चूंकि इसका वोल्टेज कम है और इसका वोल्टेज ज्यादा है तो कम से ज्यादा की तरफ मूव करना शुरू करेगी। तो बार बार ये भी ध्यान रखना है कि किसका वोल्टेज ज्यादा है, किसका वोल्टेज कम है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। करने का तरीका, जिसका वोल्टेज निकालेंगे पहले अपने कारण पुनः दूसरे कारण, जिसका वोल्टेज निकालेंगे फिर ध्यान रखें कि वह सरफेस अंदर है कि बाहर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। चलिए सबसे पहले हम वोल्टेज निकालते हैं 1 का। सतह 1 का वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1 का निकालना है तो हम लिखेंगे 1 का वोल्टेज 1 सतह के कारण, 1 का वोल्टेज सतह 2 के कारण और 1 का वोल्टेज सतह 3 के कारण। अब चलिए 1 का वोल्टेज निकालना है 1 के कारण, तो 1 का वोल्टेज है 1 के कारण, तो चार्ज तो यही है मतलब सतह पर, और सतह का फॉर्मूला आपको पता है कि सतह का फॉर्मूला होता है के, चार्ज कितना है Q और डिस्टेंस कितना है R। या ऐसा करो ना कि इसको R1 न करके आप कुछ ऐसा वैल्यू ले लीजिए जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। चलिए R1 लेके चलते हैं, या इसको R ले लीजिए, इसको ले लीजिए 2R और इसको ले लीजिए 4R। रेडियस सबका अलग है ताकि कैलकुलेशन चला, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए जरा के क्यू बाई आर। अब चलते यहाँ पर 1 का निकालना है, 1 पर निकालना है 2 के कारण, तो क्या 2 के अंदर है, तो किसी भी सतह के अंदर होती है तो वोल्टेज उस सतह के बराबर होती है। तो देखिए तो इसका वोल्टेज होगा के, चार्ज कितना है 2Q। अब इस पर दूरी कौन सा लेंगे, चूंकि सेकेंड वाले सतह के अंदर में है तो अंदर में वही वोल्टेज होती है जो सतह की वोल्टेज होती है, तो इसका सतह का वोल्टेज कितना हो जाएगा के क्यू बाई सेकेंड वाले का रेडियस, तो नीचे कितना आएगा 2R प्लस। अब 1 का वोल्टेज तो निकालना है किसके कारण, थर्ड के कारण, तो क्या तीसरे सतह के अंदर है क्या, जब तीसरे सतह के अंदर है तो आपको पता है कि सतह के अंदर वही वोल्टेज होती है जो सरफेस पे होती है, तो सरफेस का वोल्टेज कितना हो जाएगा के इंटू 4Q बटा डिस्टेंस कितना है या रेडियस 4R। अब आप जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो के क्यू बाई आर, यहाँ भी आएगा के क्यू बाई आर अपॉन के क्यू बाई आर, 3 बाई आर। यह किसका वोल्टेज आया, पहले वाली सतह का। अब चलते हैं सेकेंड वाली सतह का वोल्टेज निकालना।
बस एक मेथड जानना चाहिए कि बारी बारी से हम निकालेंगे। ओके, अब चलते हैं सेकेंड वाले का वोल्टेज निकालते हैं। तो सेकेंड वाले का वोल्टेज का फॉर्मूला लिखेंगे V2, तो V2 ड्यू टू 1, V2 ड्यू टू 2 एंड V2 ड्यू टू 3। अब चलिए, सतह है 2 वाला, निकालना है 1 वाले के कारण। तो देखिए, तो चार्ज है यहाँ। अब क्या आप इस सतह के बाहर हो क्या? तो किसी भी सतह के बाहर होते हैं तो फॉर्मूला होता है K Q बाई स्मॉल r, और r होता है केंद्र से दूरी। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, K 2 पर निकालना है 1 के कारण, तो 1 पे चार्ज कितना है, Q। अब चूंकि यह सतह से बाहर है, तो बाहर है तो दूरी भी किसका लेंगे, बाहर वाले का। तो बाहर वाले का दूरी कितना है, 2r प्लस। अब 2 का निकालना है 2 के कारण ही, तो 2 के कारण ही, तो वह सतह पर है, तो सतह का फॉर्मूला होता है KQ बाई r, तो रेडियस फिर से 2r। अब इधर चलते हैं, 2 का ही निकालना है, इसका वोल्टेज निकालना है 3 के कारण। तो क्या 3 के अंदर में हो, तो जब किसी के अंदर में होते हैं तो वोल्टेज सतह के बराबर होती है, बाहरी सतह के बराबर। तो आंसर कितना हो जाएगा, K इंटू 4Q बाई। अब चलते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना लेंगे, बाहर वाले सतह का डिस्टेंस कितना है, 4r। अब जैसे इसको सोल्व करिएगा तो आपको चलाएगा 3KQ बटा 2r प्लस 4KQ बटा 4r, एलसीएम लीजिए 4r 10KQ। ओके क्या, और डिवाइड कर लीजिएगा 25 यानी 2.5 KQ बाई r। सही है, यानी दूसरे वाले का वोल्टेज पता चल चुका है। अब हमको निकालना है थर्ड का वोल्टेज। बस मेथड से करिए कि अब थर्ड का इस सतह का वोल्टेज निकालना है। तो देखो, यह सतह इन दोनों के लिए बाहर है, तो बाहर वाला फॉर्मूला लिखाएंगे, और तीसरे के कारण तो चूंकि उसी सतह पर है तो सतह वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर चलाएगा। चलिए थर्ड का वोल्टेज, तो थर्ड का वोल्टेज 1 के कारण, थर्ड का वोल्टेज 2 के कारण, और थर्ड का वोल्टेज 3 के कारण। अब चलिए, तीसरे का वोल्टेज निकालना है पहले के कारण। तो क्या पहले सतह से बाहर है क्या, तो जब बाहर होती है तो फॉर्मूला होता है KQ बटा डिस्टेंस सेंटर से, तो सेंटर से इस सतह का डिस्टेंस कितना है, 4r प्लस K। और देखिए 2 के कारण, तो 2 के कारण यह सतह कहां है, बाहर, तो बाहर होगी तो फिर से फॉर्मूला KQ बाई रेडियस, तो 4r प्लस, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट का डिस्टेंस, तो बाहर वाले पॉइंट सतह पर है तो सतह का रेडियस 4r है। फिर देखिए थर्ड, तो चूंकि तीसरे सतह पर चार्ज के कारण, तो सरफेस पे कितना वोल्टेज होता है, तो K 4Q बाई 4r। ओके, अब एलसीएम लीजिएगा 7KQ बाई 4r। दिस इज द वोल्टेज नंबर 3। ओके क्या, अब आपको क्वेश्चन में 1KQR का वैल्यू दिया होगा, उसको पुट कीजिएगा तो आपको पता चल चुका रहेगा कि किसका वोल्टेज ज्यादा है, किसका वोल्टेज कम है। ओके, तो इसी तरह से हमको बार बार डिस्ट्रीब्यूट करना है, बारी बारी से सेपरेटली सोचना है। पहले वाले सतह पर पहले वाले के कारण, दूसरे वाले के कारण, तीसरे वाले के, दूसरे वाले सतह पर पहले वाले के कारण, खुद दूसरे वाले के कारण, तीसरे वाले सतह पर 1 के कारण, 2 के कारण और 3 के कारण, और बारी बारी से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर सही आएगा। अब चलते हैं, इसी में कहीं अगर अर्थिंग कर दिया जाए तब क्या इफेक्ट होने वाली है। देखिए, हम आपको ना मेथड बता रहे हैं, अब इसी में न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा और आपको आंसर निकालना होगा कि वोल्टेज बताइए, तो आप कर लोगे। बस आपको मेथड सिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे प्रोसीड करना है। अब चलते हैं अर्थिंग वाले क्वेश्चन। जैसे आपको देखिए, इस तरह से क्वेश्चन भी कभी कभी दिया होता है। अंदर 3 सतह है, 3 सरफेस है, और इसको अर्थिंग पहले करते हैं। हम तीनों को अर्थिंग करके आपको बता देंगे, ऐसे 2 को करके दिखा देंगे, आप खुद आप थर्ड का निकाल लीजिएगा। इसमें मानते हैं कि चार्ज है 4Q, इस पे चार्ज है 5Q या 8Q मान लेते हैं, 8Q।
अब आपसे पूछा जाएगा कि इस सतह का नाम देते हैं 1, इस सतह का नाम 2, इस सतह का नाम 3। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए फाइंड द चार्ज ऑन सरफेस 2। यानी आपसे यह पूछा जा रहा है कि बताइए यदि 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हो, 3 खोखले गोले का एक वलय है जिसमें एक का रेडियस ले लेते हैं। इसका रेडियस मान लीजिए 2r, 4r एंड 6r। ओके क्या, यानी कि सबका रेडियस दिया हुआ है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए 2 पर वोल्ट चार्ज कितना होगा। ओके क्या, 2 का चार्ज कितना होगा जब 2 पे चार्ज दिया हुआ नहीं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले याद देखो कि यहाँ पे 4q है, यहाँ पर 8q दिया है, बीच वाले जो मेरा स्फीयर है उसको क्या कर दिया अर्थिंग। जब अर्थिंग करते हैं तो आपको पता है कि अर्थिंग करने से वोल्टेज 0 हो जाता है। तो इतना तो हमको डैम श्योर है कि इसका वोल्टेज 0 होगा। और यहाँ से एक चीज और सीखेंगे जो आपको बताए थे हम कि वोल्टेज 0 है तो इसका कोई जरूरी नहीं है कि उस पर चार्ज भी 0 होगा। चार्ज 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, अभी हम सीख लेंगे यहाँ पर। अब हमको यहाँ नहीं पता है कि इस पे कितना चार्ज होगा, तो हम मान लेते हैं अपने मन से कि माना कि या लेट 2 सतह पर चार्ज है Q1, ऐसे कर लेते हैं स्मॉल q। सेकेंड वाले सतह पे चार्ज कितना है स्मॉल q। चलिए तो सेकेंड वाले पे स्मॉल q है। ओके, तो अब क्या आपको तीनों सतह पर 1 2 3 क्या तीनों सतह पर सबसे पहले आपको चार्ज मालूम हो गया। अब चार्ज मालूम हो गया तो आपको पता है कि जब भी अर्थिंग करते हैं जिस सतह को करेंगे उसका वोल्टेज तो 0 होना चाहिए। तो ये श्योर है कि वोल्टेज ऑफ 2 0 होगा। ओके, अब वोल्टेज ऑफ 2 0 होगा तो वोल्टेज ऑफ 2 निकाल कैसे सकते हैं। तो वोल्टेज ऑफ 2 इक्वल्स टू वोल्टेज ऑफ 2 ड्यू टू 1 प्लस वोल्टेज ऑफ 2 ड्यू टू 2 प्लस वोल्टेज ऑफ 2 ड्यू टू 3 और 1 2 का वोल्टेज 1 के कारण। तो देखिए तो सतह 1 से बाहर है क्या, तो बाहर का फॉर्मूला आपको पता है कि k चार्ज इसका लेंगे 4q और दूरी यहां से यहां का लेंगे तो कितना दिया हुआ है 4r। अब आगे बढ़ते हैं 2 का वोल्टेज 2 के कारण, 2 का वोल्टेज 2 के कारण। तो देखिए तो 2 पे चार्ज कितना है q, तो लिखेंगे k q और आपको चूंकि सतह पर बताना है तो 4r होगा डिस्टेंस प्लस। अब देखिए 2 का वोल्टेज निकालना है 3 के कारण, तो 3 से अंदर है क्या, तो अंदर होता है तो आपको पता है कि वही वोल्टेज होता है जो सतह पर होती है। तो सतह पर कितना है चार्ज k 8q। चलिए k कैपिटल है 8q बटा डिस्टेंस क्या लेंगे 6r। ओके, और आपको पता है कि यह 2 की वोल्टेज है और चूंकि 2 अर्थिंग की हुई है तो अर्थिंग करने से उसका वोल्टेज 0 होना चाहिए। तो यहां से हम ऐसा कर सकते हैं वोल्टेज ऑफ 2 बराबर 0 हम करेंगे तो यहां हो जाएगा k इंटू 4q बाई 4r प्लस अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 5kq बाई 4r प्लस यहां देखिए 8kq बाई 6r इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 12। अब देखिए हो जाएगा आपको अब देखिए 3 तो हो जाएगा 15kq और ये हो जाएगा 16kq इज इक्वल्स टू 0। सॉरी एक जगह गलती हुई है, कहां पे, ये देखिए हमने क्या गलती किया ना, यह q है और यह स्मॉल q है, ऐड नहीं होगी, यहाँ पे गलती हुई थी, थोड़ा सा ध्यान देना है, मिस्टेक है। यहाँ पे ऐसा करेंगे कि चूंकि वोल्टेज ऑफ 2 0 करना है तो k कैपिटल Q बटा 4r प्लस यहाँ पे लिखेंगे 8kq बटा 6r प्लस k स्मॉल q बटा 4r इज इक्वल्स टू 0। चूंकि हमको q निकालना है तो एलसीएम अगर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 12। अब करोगे तो हो जाएगा 12kq प्लस 16 कैपिटल kq प्लस 3kq इज इक्वल्स टू 0। और जब इसको सोल्व किया जाएगा तो आफ्टर सोल्विंग
जैसे हम इसे सोल्व कर लेंगे, ए तो उधर जाएगी तो 0 हो जाएगी, तो ये हो गई आपकी 28kq प्लस 3kq इज इक्वल्स टू 0। उधर कीजिएगा के कैंसिल, यह स्मॉल क्यू है तो बच रही है 3q बराबर 28 कैपिटल क्यू। यहाँ से q का वैल्यू आया 28/3 इंटू, यही चार्ज है जो कहां पे डेवलप होगी, सेकंड वाले सतह पर। बस मेथड वही है कि आपको वोल्टेज का फॉर्मूला लिखने आना चाहिए और जिसकी अर्थिंग की हुई उसका वोल्टेज को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। चलिए अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये अर्थिंग की है और इसका इस पे चार्ज ले लेते हैं 3q और इस पे ले लेते हैं, चलिए इस पे 3q है और इसी को ले लीजिए 5q, सही है। और आपसे पूछा जाएगा इसका रेडियस ले लीजिए 2r और इसका ले लीजिए 4r, और आपसे यह पूछा जाएगा, यह सतह नंबर 1 है और यह सतह नंबर 2 है। आपसे यह पूछा जाएगा कि वोल्टेज बताइए, वोल्टेज की चार्ज बताइए किसका, 2 का, या कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि वोल्टेज 1 का बताइए तो 2 पर कितना चार्ज आएगा यह बताइए, यानी कि चार्ज ऑन सरफेस 2, सरफेस 2 पे कितना चार्ज होगा ये बताना है आपको। अब कैसे बताएंगे, तो देखिए 2 तो अर्थिंग किया हुआ है, अब अर्थिंग किया है तो आपको यह तो पता है कि जब भी अर्थिंग करते हैं तो वोल्टेज ऑफ 2 0 होगा। ओके, हमको यह नहीं पता है कि 2 पे कितना चार्ज है, तो हम अपने मन से मान लेते हैं कि 2 पे चार्ज है Q। ओके, माना, तो यहां पे लिखेंगे कि लेट चार्ज ऑन सरफेस 2 इज इक्वल्स टू स्मॉल q। अब हम वोल्टेज का फॉर्मूला लिखेंगे, तो वोल्टेज ऑफ 2, तो वोल्टेज ऑफ 2 ड्यू टू 1 प्लस वोल्टेज ऑफ 2 ड्यू टू 2, सही है। अब देखिए 2 का वोल्टेज बताना है 1 के कारण, तो 1 पे चार्ज कितना है 5q, सरफेस 2 क्या 1 से बाहर है, तो 1 से बाहर है तो इसका फॉर्मूला हमको पता है कि k 5q बटा डिस्टेंस बाहर वाले का लेंगे तो 4r प्लस 2 का 2 के कारण, तो 2 पे चार्ज कितना है स्मॉल q, रेडियस कितना आ जाएगा 4r, सही है। अब आप क्या कर सकते हो, चूंकि आपको पता है कि जब यह अर्थिंग की हुई है तो इसका वोल्टेज 0 होगा, जब इसका वोल्टेज 0 होगा आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले लीजिए, 5kq प्लस kq बाई 4r इज इक्वल्स टू 0, यह उधर चली जाएगी और आपको रिजल्ट मिलने वाला है, यहाँ पे हम रिजल्ट लिखते हैं 5kq बराबर माइनस ऑफ kq, यह स्मॉल q है, सॉरी स्मॉल q, यह कैंसिल, तो यहां से q का वैल्यू आया -5q। ओके क्या, यानी इस पे कितना चार्ज आ जाएगा -5q। ओके, तो हम आपको एक दो और क्वेश्चन लेकर के एक सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा देते हैं और इस तरह से आपको वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन करने चला आएगा। फिर आपका बचा रहेगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम प्लेट पे भी सीखेंगे और साथ ही साथ मतलब थिन सेल पे भी सीखेंगे। ओके, मतलब कह सकते हो कि गोलीय वलय पे सीखेंगे। ओके, तो ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो अब आपके पास दो लास्ट क्वेश्चन है, इन दोनों लास्ट क्वेश्चन को कर लेने के बाद एक टॉपिक आपका और रह जाएगा। देखिए इसमें क्या है, एक और क्वेश्चन हमने लिया है जहां पर देखिए अर्थिंग भी की है और उस पर चार्ज भी है। ओके क्या, और देखिए बीच वाला जो स्फीयर है, या कह सकते हैं कि सरफेस 2 है, उस पर कोई चार्ज अभी नहीं, और आपको पता करना है कि फाइंड द चार्ज ऑन सरफेस 2, जब इस तरह का क्वेश्चन हो। और एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, देखिए एक मतलब कह सकते हैं कि थिन सेल है, एक का रेडियस 2r है, बाहर वाले का रेडियस 4r है, एक पे चार्ज है 4q, दूसरे पे चार्ज है 10q। अब हमने क्या किया, एक चालक तार से दोनों को ऐड कर देते हैं। तब आपको यह बताना है, जब दोनों को एक चालक तार से ऐड कर देंगे तब फाइनली क्या चार्ज होगा सरफेस 1 पे और सरफेस
2 पर। ओके, चलिए 1 को बनाते हैं। अब आपको पता है कि जिस सेल को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं अर्थिंग से उसका वोल्टेज होना चाहिए 0। तो ये थर्ड सेल है यानी वोल्टेज ऑफ 3 0 होगा। वोल्टेज ऑफ 3 का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? वोल्टेज ऑफ 3 1 के कारण, वोल्टेज ऑफ 3 2 के कारण एंड वोल्टेज ऑफ 3 3 के कारण। यह किसके 0 इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। अब हमको यह नहीं पता है कि 2 पे कितना चार्ज है, तो हम मान लेते हैं कि लेट चार्ज ऑन सरफेस 2 इज इक्वल्स टू Q। 2 पर हमने कितना चार्ज मान लिया है? Q। अब बारी बारी से वोल्टेज निकालिए। 3 का वोल्टेज निकालना है 1 के कारण, तो क्या सतह 1 के बाहर है? तो बाहर है तो फॉर्मूला होते हैं KQ बटा बाहर का डिस्टेंस, तो बाहर का डिस्टेंस हो गया 6R प्लस 3 पर निकालना है वोल्टेज किसके कारण? 2 के कारण, तो क्या 2 वाले सतह से बाहर है? तो फिर से फॉर्मूला हो जाएगा KQ बटा डिस्टेंस हो जाएगा 6R प्लस 3 का वोल्टेज 3 के कारण, तो चूंकि यह खुद भी सरफेस पे है तो फिर से फॉर्मूला हो जाएगा K इंटू 4Q बटा 6R। और यह सब किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। एलसीएम लीजिएगा 6R और यहां से देखिए 2KQ और यहाँ 4KQ, तो हो गया 6KQ प्लस K इंटू स्मॉल q इज इक्वल्स टू 0। ये उधर चली जाएगी 0 हो जाएगी। तो फाइनली रिजल्ट क्या मिलने वाला है? देखिए KQ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6K कैपिटल Q, K और K कैंसिल, तो यहां से रिजल्ट आया कि Q का वैल्यू -6Q के इक्वल होगा। यानी हमको यह पता चलता है कि अंदर वाला जो सतह है बीच वाला उस पे चार्ज होगा -6Q के इक्वल। और इस क्वेश्चन को देख के आपको यही पता चलता है कि देखिए इसका वोल्टेज तो 0 है बट इस पे चार्ज है। इसीलिए बोला जाता है कि यदि सतह का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब कई सारे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होंगे, तो उस केस में वोल्टेज 0 तो होगा बट चार्ज 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाना चाहिए। पहले आप चार्ज दे लो, उसके बाद वोल्टेज निकालो और उसको 0 के इक्वल कर लेते हैं। अब चलते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमारे पास एक थिन सेल है, कॉन्सेंट्रिक 2 स्फीयर है जिसका रेडियस 2R है और 4R है। एक पे 4Q चार्ज है और एक पे 10Q चार्ज है और दोनों को एक कंडक्टर वायर से जोड़ देते हैं। और आपको पता है कि जैसे देखिए, मान लेते हैं कि 2 कंडक्टिंग प्लेट है मेरे पास और दोनों को किसी भी वायर से कनेक्ट कर देते हैं, या भी चालक वायर से, तो 1 का वोल्टेज और 2 का वोल्टेज आपस में सेम होना चाहिए। सही है ना? जब 2 चालक तार को आपको आपस में ऐड कर देते हैं, 2 कंडक्टर को, तो दोनों का वोल्टेज सेम होता है। अच्छा, और आप ये भी जानते हो कि मान लेते हैं कि बोर्ड है तो यह एक कंडक्टर है चालक, तो चालक एक सम विभव क्षेत्र इक्विपोटेंशियल की तरह बिहेव करता है। मतलब इसमें यहाँ टच करो, यहाँ टच करो, यहाँ टच करो, कहीं भी टच कीजिएगा सब जगह का वोल्टेज एक समान होगा। ओके, सभी जगह का वोल्टेज सेम होता है। यानी कि 2 चालक को जब आपस में ऐड कर देते हैं तो दोनों का वोल्टेज सेम हो जाता है। ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया होगा। और जिनका क्लासेस से बचा हुआ है तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पीछे से कंटिन्यू कर रहा हूँ कुछ दिनों बाद, वो सारी लेक्चर आपको मिल जाएगी। जब 2 चालक को आपस में ऐड कर देते हैं तो दोनों का वोल्टेज सेम होना चाहिए। तो क्या है, यह सतह अगर 1 है, यह सतह 2 है, तो हमको पता है लिखेंगे कि when 2 conductor is connected to each other, then voltage of both should be same। मतलब इसका हिंदी क्या हुआ कि यदि 2 चालक को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, यह A है, यह B है, इसे एक चालक तार से कनेक्ट कर देते हैं तो वोल्टेज ऑफ A बराबर वोल्टेज ऑफ B होना चाहिए। उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी देखिए, 2 चालक है, एक पे चार्ज 4Q है, एक पे चार्ज 10Q है, दोनों को एक चालक तार से जोड़ देते हैं। जैसे ही चालक तार से जोड़ दीजिएगा तो 1 का वोल्टेज और 2 का वोल्टेज आपस में इक्वल हो जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे और इसका आंसर चला आएगा। अब हमने कंडीशन तो समझ लिया था कि जब 2 चालक को आपस में जोड़ देते हैं तो दोनों का वोल्टेज
वोल्टेज आपस में सेम होता है, तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम होगा। अब आपको यह पता करना है कि ठीक है वोल्टेज तो सेम होगा, अब हम यह नहीं जानते हैं कि जब वोल्टेज कनेक्ट करेंगे दोनों को तो किस पे कितना चार्ज आएगा, हमको यह नहीं पता है। ओके, जैसे इसका पहले हम थोड़ा इनिशियल कंडीशन फिगर को समझा दें आपको। तो देखिए अगर इस पे 10 क्यू चार्ज दिया हुआ था और इस पे 4 क्यू चार्ज दिया हुआ था, जब इन दोनों को आपस में नहीं जोड़ा गया था, बट आपको क्या पता है कि जब सेकंड केस में क्या किया गया कि अब इसको हम जोड़ देते हैं आपस में, तो जोड़ देने के बाद वोल्टेज सेम होना चाहिए। अब वोल्टेज सेम होगा तो साथ ही साथ क्या होगा, देखिए यहाँ पे 10 क्यू चार्ज है, यहाँ पे 4 क्यू चार्ज है, और यदि इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज में कोई डिफरेंस था तो डिफरेंस वोल्टेज के कारण चार्ज का फ्लो होता है। यानी कि एक चीज और ऐसे हम समझ सकते हैं, इस पे 10 क्यू चार्ज है, इस पे 4 क्यू चार्ज है, इसका कुछ अलग वोल्टेज होगा, इसका कुछ अलग वोल्टेज होगा, और वोल्टेज के डिफरेंस के कारण चार्ज का फ्लो तो होगा। और चार्ज का फ्लो होता है तो हम मान लेते हैं कि जब इसको एक धारावाही तार से या कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं, हमको नहीं पता है कि फाइनल में इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे कितना चार्ज होगा, तो हम अपने मन से मान लेते हैं कि इसमें चार्ज क्यू का फ्लो हुआ है, मतलब इस सतह से इस सतह पर चार्ज स्मॉल क्यू गया है। तो यहाँ पर देखिए नया चार्ज कितना हो जाएगा, 10 क्यू प्लस स्मॉल क्यू, और इस पे पहले था 4 क्यू, तो इस पे बचेगा कितना, 4 क्यू माइनस क्यू। सही है क्या? यानी कि आपको यह ध्यान देना है कि जब कनेक्ट नहीं किए थे तो इस पे 4 क्यू, इस पे 10 क्यू, जब कनेक्ट कर देंगे तो दोनों पे चार्ज चेंज कर जाएगा। हम मान लेंगे कि छोटे वाले से, माना अपने मन से कि छोटे वाले से क्यू चार्ज बड़े वाले पे गया है, तो बड़े वाले पे 10 क्यू प्लस क्यू, तो छोटे वाले मुद्दा घट जाएगा। ओके, अब हम, अगर आप ये समझ गए हो तो फिर से आप क्या करेंगे, वही कंडीशन है दोनों का। हम मानेंगे कि लेट क्यू चार्ज इज फ्लोन फ्रॉम 1 to 2, यानी कि क्यू चार्ज है जो सतह 1 से 2 की तरफ गया है। तो आप देखिए तो दोनों सतह पे फाइनल चार्ज क्या है, और इसके बाद वोल्टेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस पे हो जाएगा 10 क्यू प्लस क्यू, और इस पे बचेगा 4 क्यू माइनस क्यू। यह सतह 1 है, यह सतह 2 है, इसका रेडियस दिया हुआ था 2r और इसका रेडियस दिया हुआ था 4r। सही है। अब आपको पता है कि जब दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो दोनों का वोल्टेज सेम होना चाहिए। तो 1 का वोल्टेज 1 के कारण, 1 का वोल्टेज 2 के कारण, इधर चलिए 2 का वोल्टेज 1 के कारण, 2 का वोल्टेज 2 के कारण। ओके, अब उस फिगर को हम हटा देते हैं। अब देखिए इस वाले रिजल्ट को देखिएगा, 1 का 1 के कारण, तो 1 पर चार्ज कितना है, 4 क्यू माइनस क्यू, तो के क्यू बटा डिस्टेंस कितना है 2r प्लस 1 का वोल्टेज किसके कारण, 2 के कारण, तो क्या सेकंड वाले सरफेस के अंदर है, और अंदर में जब कोई सतह होती है तो उसका वोल्टेज बाहर वाली सतह के बराबर होता है। तो देखिए 1 का वोल्टेज 2 के कारण, तो 2 के कारण हो जाएगा k इंटू 10 क्यू प्लस स्मॉल क्यू बटा डिस्टेंस कितना 4r। चलिए इधर चलते हैं, 2 का वोल्टेज 1 के कारण, तो 2 का वोल्टेज 1 के कारण, तो क्या सतह 1 से बाहर है, सतह 1 से बाहर है, तो फॉर्मूला आ जाएगा k 4q माइनस q और डिस्टेंस कितना 4r। पुनः यहाँ आते हैं, अब चलते हैं 2 का वोल्टेज 2 के कारण, तो 2 का वोल्टेज 2 के कारण हो जाएगा तो k 10q प्लस q बाई 4r। सही है क्या? अब जरा सा देखिए तो क्या क्या कॉमन है, यहाँ भी देखिए k 10q बाई 4r है, यहाँ भी k 10q बाई 4r है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। कौन कौन टर्म बचा, पहला वाला ए वाला, तो ये दोनों को इक्वल करोगे तो k 4q माइनस q बटा 2r, और इधर बच रहा है यहाँ देखिएगा k 4q माइनस q बटा 4r। सही है। और देखिए k से k कैंसिल, r से r कैंसिल। अब आपको क्या करना है, यहाँ 2 इंटू 2 4, अब इसको सोल्व कीजिएगा तो बचेगा 8q माइनस 2q, और इधर बच रहा है 4q माइनस q। एक साइड ले जाइए तो देखिए 8q माइनस 4q, इसको उधर ले जाएंगे 2q माइनस q। देखिए 8 में से 4 गया तो क्या बचा, 4q इज इक्वल्स टू, यानी कि हमको क्या रिजल्ट मिलता है कि जब किसी दो चालक को आपस में ऐड कर दीजिएगा
और वह कैसा होना चाहिए, खोखला है यानी थिन सेल है, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ चले जाएगा, बाहर वाले सतह पर। तो इसका जो फाइनल फिगर होगा, फाइनल रिजल्ट ये होने वाला है कि इस तरह से था और इस तरह से था, तो इसको हो जाएगा 10 और Q ऐड होना है तो 10 + 4 यानी कि 14 Q चार्ज होगा और इस पे चार्ज कितना बचेगा, 0। ओके, तो इस तरह से हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सीख लिया कि किस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब भी दो कंडक्टर को कनेक्ट करेगा तो हम मान लेंगे कि क्यों चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, तब दोनों का वोल्टेज सेम करेंगे तो हमको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ पता चलता है आपको? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपको पता है कि जब इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे और आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं रखते, तो वही तो हो रहा है, जो अंदर में चार्ज था वो कहाँ चला आता है, बाहर वाले सरफेस। तो उसको हम बिना सोल्व किए भी बना सकते थे, क्योंकि जब जोड़ दोगे तो ये हो गया कंडक्टर, चालक, और चालक के अंदर तो चार्ज हो ही नहीं सकता है, तो टोटल का टोटल चार्ज कहाँ चला आएगा, बाहर। और अगर हमने सोल्व करके हमें बनाना है तो हम वही काम करेंगे कि क्यों चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, तो उन दोनों का वोल्टेज आपस में इक्वल करेंगे और लास्टली आपका रिजल्ट चलाएगा। तो ओके, हमने कुछ प्रॉब्लम किया, सारी चीजें जब हमने देख लिया, अब क्या करना है, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और गॉस लॉ को फिनिश करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।